गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3 अब तक हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। यह है हमारा तीसरा पार्ट जिसका नाम है क्रांतियों का युग। आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ से पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए कि आप अपने साथ अपने बुक को रख लीजिए। जो भी पॉइंट्स मैं बताते चल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद अपनी बुक में भी साथ में देखते चलिए। इस तरह से आप जैसे 2 या 3 बार देखते हैं तो आपको ये सारा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये बहुत सरल तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसे सरल बनाने की पूरी कोशिश की है। आइए हम लोग स्टडी करते हैं क्रांतियों का। 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच का जो समय है इसे क्रांतियों का युग कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। स्टार्ट में आपने पहले चैप्टर में देखा कि जब राजा बहुत निरंकुश हो गए थे तो लोगों ने स्वतंत्रता के लिए एक संग्राम किया, संघर्ष किया और जिसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना गया। लोग जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने निरंकुश शासकों को उखाड़ फेंका और उसके स्थान पे राष्ट्रवादी व्यवस्था लागू की। और जो राष्ट्रवादी व्यवस्था लागू हुई वो सबको तो शुरुआत में बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, इससे भी हमारा शोषण हो रहा है। और इसी का फायदा लेकर के जो महान सम्राट नेपोलियन था उसे मारने का षड्यंत्र रचा गया। और जब वो युद्ध करने के लिए गया तो ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और रूस ये चारों ने एकजुट होकर के उस पर आक्रमण किया और वह विजयी हो गए, जिसमें नेपोलियन बंदी बना लिया गया। यहीं से एक नई व्यवस्था शुरू हुई जिसे रूढ़िवादी व्यवस्था के नाम से जाना गया। हम लोग आइए जानते हैं रूढ़िवादी व्यवस्था कहते किसे हैं। वह लोग जो पुरानी परंपराओं को ना बदलना चाहें, उसमें जरा सा भी परिवर्तन ना करना चाहें, को ही आगे बढ़ाते रहें बिना किसी परिवर्तन के, इसी विचारधारा को ही रूढ़िवादी व्यवस्था या रूढ़िवादी विचारधारा कहा जाता है। क्योंकि पहले राजा निरंकुश थे तो ये जो रूढ़िवादी व्यक्ति थे ये फिर से चाहते थे कि जो उस समय लोग शासक वर्ग था वो फिर से जनता पर शासन करे। और यही हुआ जब 1815 ईस्वी में नेपोलियन हार गया तो रूढ़िवादी व्यवस्था लागू हुई। एक बार फिर से लोग जब निरंकुश शासकों से परेशान हो गए तो उन्हें फिर से राष्ट्रवाद की याद आई। तो यहाँ पे इस समय समाज 2 वर्गों में बट गया था। 2 वर्ग नहीं, स्पेशली हम कह सकते हैं 3 वर्गों में। एक रूढ़िवादी वर्ग, दूसरा था राष्ट्रवादी वर्ग और तीसरा था उदारवादी वर्ग। राष्ट्रवादी और उदारवादी वर्ग का उद्देश्य एक था, इसलिए दोनों एकजुट हो गए। और जो रूढ़िवादी लोग थे उनका भी एक ही उद्देश्य था कि अपनी प्राचीन परंपरा को बचाए रखना, अपने अधिकारों को बचाए रखना, इसलिए दोनों में संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष को हम क्रांतियों के युग के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग अभी पढ़ चुके हैं रूढ़िवादी व्यवस्था। अब देखिए जो पूरा समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था, एक रूढ़िवादी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग था राष्ट्रवाद और उदारवाद। यानी कि जो राष्ट्रवादी लोग थे और उदारवादी लोग थे ये एकजुट हो गए। ये एकजुट हो जाते हैं तो इनको सपोर्ट करने के लिए, इनके जोश को बढ़ाने के लिए, इनमें स्वतंत्रता की क्रांति की भावना को आग को भड़काने के लिए कुछ देश एक साथ जुट जाते हैं। इसमें विशेष रूप से इटली, जर्मनी आता है। ये एक साथ में हो जाते हैं, संघर्ष करते हैं। और उसी में आता है ऑटोमन का साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य के 2 सूबे थे जिनका नाम अग्रणी है, वो है आयरलैंड और पोलैंड। ये लोग भी राष्ट्रवाद और उदारवाद को साथ देने के लिए एकजुट हो जाते हैं। अब यहाँ के कौन कौन से लोग थे? वो थे प्रोफेसर्स। देखिए जो निरंकुश लोग थे वो उच्च वर्ग के थे और निम्न, एक दूसरा वर्ग बना था निम्न वर्ग, बीच में ही तीसरा वर्ग बन गया मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग के अंतर्गत जो प्रोफेसर थे वो स्कूली अध्यापक, व्यापार से जुड़े लोग और क्लर्क, ये सभी मध्यम वर्ग के लोग, ये सभी लोगों ने एकजुट होकर के राष्ट्रवाद और उदारवाद की भावना को आगे बढ़ाया, क्रांति को आगे बढ़ाया। जब ये लोग एक साथ में जुट गए तो सबसे पहले देखिए प्रथम क्रांति जुलाई की
प्रथम क्रांति जुलाई 1830 ईस्वी में बोर्बो साम्राज्य को पुनः उखाड़कर फेंका और उसकी जगह संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। ध्यान दीजिए कि जब रूढ़िवादियों ने नेपोलियन को हराया था तो उन्होंने फिर से जो बोर्बो वंश के शासक थे उन्हें फिर से शासन दिलाया, उन्हें गद्दी पर बिठाया, जिसमें लुई 18वां था। तो लुई 18वां तो बहुत समझदार इंसान था, उसने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शासन को चलाया और बहुत सफल रहा था। बाद के जो उसके वंशज आए वो फिर से कठोर निरंकुश हो गए थे, घोर निरंकुश हो गए थे। तो उनको उखाड़ फेंकने के लिए जुलाई में 1830 ईस्वी के जुलाई महीने में एक क्रांति हुई और उस क्रांति में जो बोर्बो वंश के शासक थे उनको जड़ से उखाड़ फेंका और उसके स्थान पर एक संवैधानिक राज व्यवस्था की स्थापना हुई। ये क्रांति की युग शुरुआत हो चुकी है। आगे देखिए क्या होता है कि जब बोर्बो वंश के जो शासक थे उनको उखाड़ फेंका तो उसके स्थान पर अब एक नए अध्यक्ष की जरूरत थी। तो वो अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया गया। किसको बनाया गया? लुई फिलिप को। लोग कितना कठिन परिश्रम किए, मेहनत किए, लेकिन जब लुई फिलिप को अध्यक्ष बनाया गया तो वो भी धोखेबाज निकला। क्यों? क्योंकि वो भी रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थक था। लोग भले सोच रहे थे कि वो उनके साथ में मिला हुआ है, लेकिन नहीं, वो रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थक था। उसने बहुत सारे षड्यंत्र रचे, लोगों को धोखा दिया। फिर क्या होता है, जैसे भी राजतंत्र को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, फिर क्या होता है, जुलाई की क्रांति से ब्रसेल्स भी यूनान का एक भाग है। ब्रसेल्स जैसे देखिए नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, ये कई राज्यों का एक संघ था। तो वहाँ पर भी जो जुलाई की क्रांति हुई थी उसका प्रभाव पड़ा और ये क्रांति में अपने आप को आगे ले आया और जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड था उससे अलग हो गया। ये भी देखिए क्रांति का एक हिस्सा था। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं क्रांतियों का युग, तो अब तक हम लोग क्या देखे कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, बोर्बो वंश के शासक को उखाड़ फेंका गया। फिर यहाँ पे क्या किया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, ये कई राज्यों का एक समूह था, वहाँ से भी ब्रसेल्स अलग हो गया। वो विद्रोह किया, संघर्ष किया और उससे स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि आइए देखिए 1821 ईस्वी यूनानियों का संघर्ष। देखिए जो राष्ट्रवादी लोग थे, उदारवादी लोग थे, उनको प्रेरणा और ताकत यूनान की क्रांति से भी हुई। 1821 ईस्वी में यूनान में एक संघर्ष प्रारंभ हुआ, आज़ादी का एक युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें क्या होता है कि जो यूनान से निर्वासित किए गए लोग थे, जिन्हें देश निकाला कर दिया गया था, वो बाहरी देशों में जाकर के रह रहे थे, वो लोग भी आकर के यहाँ पर सहयोग करते हैं और यूनान में लोग, जो यूनानी लोग थे, वो एकत्रित होकर के संघर्ष करते हैं, क्रांति करते हैं और वो सफल हो जाते हैं। देखिए इनके सफलता में क्या क्या कारण थे कि जो ये लोग सफल हुए। भाषा, उनकी भाषा एक थी, भाषा को माध्यम बनाया और लोग एकजुट हुए, फिर अपनी क्रांति को, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया। क्या है कि एक कवि थे, ये बहुत ही फेमस कवि लॉर्ड बायरन ने भी क्रांति में अपना पूरा सहयोग दिया। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। देखिए क्या लिखा गया, पैसे इकट्ठे किए। जब पैसे इकट्ठे किए उसके बाद ये युद्ध में भी लड़ने के लिए चले गए। सोचो ऐसे कवि थे लॉर्ड बायरन, कविता भी किया करते थे, लोगों को अपनी कविताओं के माध्यम से जगाया करते थे। उसके बाद पैसा इकट्ठा किए, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी खर्ची के लिए, उनकी सहायता के लिए, फिर ये खुद भी युद्ध लड़ने चले गए। इनमें इतना जोश था, इतनी क्रांति कूट कूट कर भरी हुई थी कि ये खुद मैदान में पहुंचते हैं। उसके बाद ये युद्ध लड़ते हैं और वहीं पर शहीद हो जाते हैं। 1832 ईस्वी, ये यूनान के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। 1832 ईस्वी में जब ये युद्ध हुआ था तो 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया नामक एक संधि की गई और इस संधि से ही यूनान को एक आज़ाद या एक अलग राष्ट्र का दर्जा मिला। एक महत्वपूर्ण कोटेशन यहाँ पे नोट किया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न में ये अक्सर पूछा जाता है। देखते हैं, जब फ्रांस छींकता है
ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मेटरनिक थे, मेटरनिक लोग थे जिन्होंने ये कहा था। मेटरनिक लोगों ने क्या कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आप लोग ध्यान दीजिए कि यूरोप में फ्रांस का इतना ज़्यादा महत्व था कि जब जरा सा भी वहाँ क्रांति होती थी, उसे देख करके संपूर्ण यूरोप में क्रांति की ज्वाला भड़क जाती थी। लोग क्रांति के लिए लालायित हो जाते थे, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे। ये स्टेटमेंट है मेटरनिक का। कहीं पर मेटरनिक मिलता है, कहीं पर मेटरनिख मिलता है। आपकी बुक में मेटरनिख दिया गया है, आप लोग चाहे जो लिखोगे दोनों सही है। फिलहाल हम थोड़ा सा मेटरनिक के बारे में बताने जा रहे हैं। मेटरनिक क्या है? ये क्या है कि के लोग थे जो पुरानी शासन सत्ता को स्थापित करना चाहते थे, उसे बनाए रखना चाहते थे। इन्हीं विचारों को मानने वाले लोगों को मेटरनिक कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, जो आपकी बुक में 3.1 करके नोट दिया गया है वो है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रोमानी क्या होता है? भावना से जुड़ी हुई। कल्पना और राष्ट्रीय भावना, भावना मीन्स जो हम फील करते हैं। देखिए, कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास। काव्य जो हृदय की भावनाएं होती हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। वहाँ पर फैक्ट को नहीं ध्यान दिया जाता है, वहाँ सिर्फ ये ध्यान दिया जाता है कि इस भावना के माध्यम से क्या बातें बताई जा रही हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे आल्हा। आल्हा क्या है? ये वीर रस की एक कविता है। इसमें वीर रस का इतना ज़्यादा प्रयोग किया गया है कि अगर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर दो विरोधी एक साथ में बैठे हों और आल्हा सुन रहे हों, उस समय पूरा पूरा विश्वास है एक दूसरे को मारने के लिए टूट पड़ेंगे, एक दूसरे को मार भी सकते हैं। वो इतना वीर रस से भरा हुआ है। ऐसा ही काम जो रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना थी, उसके माध्यम से भी लोगों को क्रांति से जोड़ा गया। तब जाकर के राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसमें कला के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाता था कि आप लोग अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को जानें, अपनी आज़ादी के प्रति आप लड़ाई लड़िए। ये काव्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से ये सुनाया जाने लगा। क्योंकि वहाँ की अधिकांश जो जनसंख्या थी वो बिना पढ़े लिखी थी, अनपढ़ थी, लोग पढ़ नहीं सकते थे। तो उन्हें कहानियों के माध्यम से जनसमूहों को इकट्ठा करके कहानियाँ सुनाई जाती थी। अपनी मीन्स वहाँ पर जो आज़ादी हुई, जो संघर्ष हुआ, संघर्ष क्यों हुआ, इन सब का विवेचन किया जाता था, लोगों को समझाया जाता था, जिससे जो अनपढ़ लोग थे, समाज का जो अशिक्षित बड़ा वर्ग था, उसमें भी क्रांति धीरे धीरे आने लगी, जोश उमड़ने लगा। इससे लोग अपने राष्ट्रवाद की भावना को भड़काए और वो क्रांति में सहयोग दिए। आगे क्या है कि जो रोमानी कलाकार और कवि थे, उन्होंने तर्क वितर्क द्वारा विज्ञान के महिमा मंडल को की आलोचना की। विज्ञान सिर्फ तथ्यों को बताता है, जो खरा उतर जाए उसे, लेकिन जो ये रोमानी कल्पनाएं थी ये सिर्फ विचार के माध्यम से ही व्यक्त की जा सकती थी, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता था। फिर भी इन्होंने तर्क वितर्क दिया, कवियों ने तर्क वितर्क दिया और विज्ञान की आलोचना की, राष्ट्रवाद की एकता में ये इस तरह से सहयोग किए। और जो दार्शनिक लोग थे, जिसमें एक जर्मनी दार्शनिक हैं योहन गॉटफ्रीड, ये एक जर्मनी दार्शनिक थे। इन्होंने क्या कहा कि जर्मनी की जो सच्ची संस्कृति है वो वहाँ के आम लोगों में निहित है। आप लोग लोकगीत सुनते होंगे, कजरी सुने होंगे। कजरी क्या है? ये आम लोगों की एक गायन प्रणाली है, गायन विधि है। जब गांव में महिलाएं झूले पर बैठ कर के झूला झूलती हैं तो कजरी गाया जाता है। एक लाइन सुनाऊं मैं आप लोगों को। झलुआ पड़ा कदम की डाली, झलुआ पड़ा कदम की डाली, हम सब सखी झूले जइबे ना। ये कजरी है, ये देहात के क्षेत्र में जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग गीतों के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं।
ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर भी लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया गया। जो आम लोग थे उनको उनकी भाषा में ही समझाने के लिए लोकगीतों, कहानियों, संगीतों और किस्सों का इस्तेमाल किया गया। इससे लोगों में क्रांति की भावना भड़क उठी। बच्चों, जो अगला पॉइंट है 3.2 आपके बुक में दिया गया है, तो उसमें क्या होता है कि जो 1830 का दशक था वो भारी कठिनाई लेकर के आया। मीन्स 1830 के दशक में, दशक मतलब क्या होता है, 10 वर्ष का समय। जो 10 वर्ष का समय होता है उसे दशक कहते हैं। जैसे आप लोग शतक जानते हैं, क्रिकेट में अगर 100 रन बन गए तो उसे शतक कहा जाता है। ऐसे ही जो 100 वर्ष का समय होता है उसे शतक कहते हैं, 10 वर्ष के समय को दशक कहते हैं। तो यूरोप में 1830 ईस्वी का समय था, भूखमरी का समय था। तो ऐसे में जो हमारा टॉपिक है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। देखिए, लोग दुनिया में सबसे पहले जो काम होता है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। जिसमें सबसे पहले देखो रोटी का नाम दिया गया है। रोटी हमारी भूख को दूर करती है, और जब व्यक्ति भूखे पेट होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो अपनी भूख को मिटाने के लिए कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाता है, किसी से भी वो लड़ जाता है, यहाँ तक कि शेर से भी लड़ जाता है। तो ऐसे ही जो वो दशक था वो कठिनाई का दशक था, भूख का दौर था, लोग बड़े ही परेशान रहते थे। देखिए क्या हुआ कि वहाँ पर जो 19वीं शताब्दी जब प्रारंभ हुई उसके प्रथम भाग में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। लोगों के पास रोजगार नहीं था, मनोरंजन के साधन नहीं थे। आप लोग जैसे पढ़ते हो ना कि जनसंख्या वृद्धि का कारण बताइए, तो उसमें सबसे पहले दिया रहता है अशिक्षा, मनोरंजन के साधनों का अभाव, बेरोजगारी। जब लोगों के पास अशिक्षा है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, लोग घर पे ही बैठे रहेंगे, मनोरंजन का साधन नहीं है, तो बस उनके पास एक ही काम होता है, वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि। आप लोग हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत जल्दी इसको समझ जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए बस ये जानिए कि जो 19वीं शताब्दी का प्रथम भाग था 1830 का दशक, वो जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि लेकर के आया। और जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो रोजगार अपने आप कम हो गया। जब रोजगार कम हो गया, लोगों के इनकम ख़त्म हो गई, लोग धीरे धीरे भूखे रहने लगे, उनके पास जितने भी सामान थे सब धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। इस तरह से उनकी कठिनाइयाँ धीरे धीरे बढ़ गई। आगे देखते हैं बेरोजगारी। अब बेरोजगारी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब लोग बेरोजगार होते हैं तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। लूटपाट की घटनाएं जो अक्सर घटित होती हैं वो बेरोजगारी का भी एक हिस्सा होता है। ग्रामीण व्यक्ति शहर की तरफ, जब जनसंख्या बढ़ी, रोजगार खत्म हो गया, गाँव में भुखमरी की कगार पर लोग आ गए, तो अपने पेट के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए लोग अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए शहरों की तरफ आगे बढ़े। जब शहर में पहुंचते हैं, सारी आबादी गांव की शहर में आ गई, तो वहां पर जो गरीब बस्तियां रहती थी वहां जाकर के लोग उनके साथ रहना शुरू कर दिए और वहां पर भी भुखमरी बढ़ गई। इंग्लैंड की मशीनों और लोगों में प्रतिस्पर्धा। देखिए, फ्रांस में उस समय इंग्लैंड से कुछ मशीनों को आयातित किया गया था, वहाँ से लाया गया था। ये मशीनें करती क्या थी, कपड़ा बुनने का काम। सोचिए कि एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ मशीन, दोनों में अगर प्रतिस्पर्धा कराई जाए तो उसमें विजयी कौन होगा, तेज काम कौन करेगा। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं मशीनों के आगे मनुष्य टिक ना सका। ऐसे जैसे ये मार्कर पेन है ना, ऐसे क्रूस हुआ करता था। लोग क्या करते थे, उसी से ज़मीन में गड्ढा खोदते थे और ऐसे लकड़ी में धागे को बांधते थे, ऐसे घुमा घुमा करके धागे को बांधते थे, फिर दूसरी तरफ से ऐसे बनाते थे और खूब टाइट करके धागा बनाया करते थे। यही काम जब मशीनों से किया गया तो मशीनों ने ये काम बहुत तेज़ी से किया और उत्पादन बढ़ गया, तो वहाँ पर खर्चा भी कम करना पड़ा। तो ये भी एक वजह थी क्रांति के लिए। कपड़ा उद्योग और मशीन और मजदूर, ये जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई थी, ये मशीन
और व्यक्ति के प्रति, मजदूरों के प्रति, वो थी कपड़ा बुनने के क्षेत्र में। इंग्लैंड से जो मशीनें लाई गई थी वो विशेष रूप से कपड़ा बुनने का कार्य करती थी। 1848 ईस्वी में खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी। जो 1848 ईस्वी का समय था वहाँ पर व्यापक बेरोजगारी भी हुई, और चूँकि बारिश भी नहीं हुई थी उस समय, फसल अच्छी नहीं हुई, काफ़ी लोगों की फसल बर्बाद हो गई, जिससे भूखमरी बढ़ गई। लुई फिलिप, देखिए हाँ, पेरिस के लोग सड़कों पर उतरे, लुई फिलिप भागने पर मजबूर। जब बेरोजगारी बढ़ी, भूखमरी बढ़ी, तो लोग अपने राजा के प्रति, राष्ट्रवादी और उदारवादियों ने जब बोर्बो वंश को उखाड़ फेंका था, लुई फिलिप को वहाँ राजगद्दी पर बैठाया, शासन सत्ता उसके हाथों में दी, वह भी लोगों की उपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। तो यहाँ पर 1848 ईस्वी में लुई फिलिप को अपना राजपाट छोड़ करके इंग्लैंड जाना पड़ा। वो इस्तीफा दे करके भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। तब क्या हुआ कि वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या किया कि जो 21 वर्ष के लोग थे, 21 वर्ष के लोगों को मताधिकार दे दिया। नेशनल असेंबली ने, राष्ट्रीय सभा ने 21 वर्ष के जो वयस्क लोग थे उन्हें मताधिकार दिया और रोजगार की गारंटी दी तथा राष्ट्रीय कारखानों को भी खोला। ये काम राष्ट्रीय सभा, जिसको हम इंग्लिश में नेशनल असेंबली कहते हैं, इसने ये कार्य किया था। उससे पहले की एक घटना जो कि छूट गई वो 1845 ईस्वी में सिलेसिया में हुई थी। 1848 ईस्वी में सिलेसिया में एक घटना हुई जिसमें क्या हुआ कि जो बुनकर लोग थे और वहाँ के जो ठेकेदार थे वो करते क्या थे। ये एक छोटी सी कहानी है कि जो ठेकेदार वहाँ के थे वो बुनकरों को कुछ निश्चित कच्चा माल देते थे और कहते थे कि इतने दिनों में ये सारा माल तैयार हो जाना चाहिए। मजदूर मेहनत करते थे लेकिन उतना तेज कार्य नहीं कर पाते थे और उनको जितनी मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरों को कपड़ा बुनने में जितनी मेहनत करनी पड़ती थी उसमें उनको पारिश्रमिक बहुत कम मिलता था और मजदूरों में बड़ा असंतोष हुआ। तो वो बुनकर क्या करते हैं, एक दिन ठेकेदार के घर पे जाते हैं, वहाँ पर जो खिड़की होती है उस पर कांच लगे होते हैं, सबको तोड़ डालते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं, आग लगा देते हैं, घर के अंदर जो बेशकीमती सामान रखे होते हैं उनको भी तोड़ देते हैं, जैसे गमला हो गया या और कांच के सामान, सबको तोड़ते हुए आग लगा देते हैं। और जो ठेकेदार था वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेकर के पड़ोस के गांव में भाग जाता है, वहाँ पर शरण मांगता है, लेकिन उस गांव के लोग भी उसको शरण नहीं देते हैं। फिर क्या होता है कि वो ठेकेदार आगे बढ़ता है और 24 घंटे के अंदर सेना को बुलाता है, सेना को बुला करके बुनकरों पर गोली चलवा देता है। वो बुनकरों पर जब गोली चलवा दिया उसमें 11 बुनकरों की मृत्यु हो गई थी। वो भी देखिए 4 जून दोपहर 2 बजे ये बुनकर उसके घर पे पहुंचते हैं, पहुंच करके कब्जा कर लेते हैं। इस तरह से बहुत सारी लड़ाई करते हैं। ठेकेदार डर के भाग जाता है, सेना को बुलाता है और उस मजदूरों पर गोली चलवा देता है और 24 उसमें से 11 बुनकर की मृत्यु हो जाती है। ये देखिए भूख की वजह से लोगों ने क्या क्या नहीं किया। जो हमारा अगला पॉइंट है 1848 ईस्वी, वो है 3.3 उदारवादियों की क्रांति। 1848 ईस्वी में उदारवादियों की क्रांति हुई। इसमें क्या हुआ कि सेंट पॉल की एक चर्च थी, उसमें फ्रैंकफर्ट संसद को बुलाया गया। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे मत दिया गया, वोट दिया गया और उसमें से जो प्रतिनिधि विजेता हुए थे वो 831 प्रतिनिधि थे। वो बहुत ही सज धज करके एक समूह में गए, सेंट पॉल चर्च की तरफ जाते हैं और वहाँ पर अपना एक निश्चित स्थान ग्रहण करते हैं। जब स्थान ग्रहण करते हैं तो वहाँ बात आती है कि जो प्रतिनिधि लोग थे वो प्रसा के राजा, जिनका नाम था फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को शासक बनाना चाहते हैं। जो संवैधानिक राजतंत्र बना था उसका शासक बनाना चाहते थे और संपूर्ण अधिकार वहाँ की संसद के अंदर था, असेंबली को था। लेकिन जब राजा को पेशकश किया जाता है कि वह राजा बने तो वो राजा
अपना पद स्वीकार नहीं करता है और जो वहाँ सभा बैठी हुई होती है उसके खिलाफ जाता है। जो पहले से ही निरंकुश लोग थे उनके समर्थन में वो चला जाता है। इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो कुलीन लोग थे वो उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है और जो मजदूर वर्ग था, कमज़ोर वर्ग था, उनकी संख्या कम हो जाती है। इस तरह से सेना को बुलाया जाता है और जो सभा होती है उस सभा को भंग कर दिया जाता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, आप लोग बच्चों जब बुक पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा नारीवाद। क्रांति को आगे बढ़ाने में नारियों का भी बहुत बड़ा सहयोग था। नारियों ने अपने संघर्ष के लिए, मताधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। हमेशा से ही उनके पीछे पीछे रहे, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो लड़ाइयाँ लड़ती रहीं। लेकिन जब ये सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट में जो संसद भवन की सभा बुलाई गई थी वहाँ इनको स्थान नहीं मिला। केवल उन्हें पीछे जो दर्शक दीर्घा बनी हुई थी वहीं पर खड़े रह के सिर्फ देखने का अधिकार मिला था। तो नारीवाद भी यहीं से उत्पन्न होता है। उसके बारे में आप लोग अपनी बुक में देखिएगा। छोटा सा पॉइंट है, बहुत सरल है, देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है भाई। ये आपको टास्क दिया जा रहा है, आप लोग अपनी बुक से पढ़िएगा। इस तरह से क्रांतियों का युग नामक ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से नंबर लाइए। ओके, बेस्ट ऑफ।